with Munir Memon. प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की मीशत की। अब बजट आने वाला है, बजट की तैयारियां अपने उरूज पे हैं और इसके साथ साथ अवामी मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मीशत में क्या कुछ हो रहा है, क्या मुस्बत है, क्या मनफी और क्या कुछ होना चाहिए, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें अतीक रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं। इनके साथ बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मीशत में क्या कुछ चल रहा है, कौन से नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं और कौन से टैक्सेस की वजह से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग। अतीक साहब, so much happening in the Pakistan economy, गंदम की प्राइसेस हो, एनर्जी क्राइसिस हो या रोटी की बात हो, हर चीज़ में हमें एक कैओस नज़र आ रहा है एंड वी एक्सपेक्ट कि ये जल्दी सेटल डाउन होगा। क्या होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त आपको? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जैसे अनएंडिंग इकोनॉमिक ट्रॉमा चल रहा है, एक के ऊपर एक प्रॉब्लम, एक के ऊपर एक प्रॉब्लम। अब ये गंदम वाला प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें देखिए किसका कसूर है, क्या नहीं है। भारत ज़्यादती तो हुई है किसानों के साथ, और जब गंदम पैदा करने के लिए उनको इतने इंसेंटिव्स दिए गए और उनको इतना इनकरेज किया गया, उनको इतना बूस्ट किया गया, और हम देख रहे हैं कि इतने दिनों के बाद जबकि हमारी सैलाब में क्रॉप ख़राब हो चुकी थी और हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट का बोझ लिए बैठे हुए थे, 6 से 7 बिलियन डॉलर की हमने चीज़ों को इंपोर्ट किया। तो अब एक बहुत अच्छी फसल जब हो गई तो उसके बाद इसका जो ये नतीजा नज़र आ रहा है, ये काफ़ी अफसोसनाक है एंड दिस इज़ अ वेरी सैड स्टोरी। इस पर हम कितनी बात करें, इस पर जितनी भी बात करें वो कम है। प्लानिंग कहीं पर मिसिंग नज़र आ रही है, कहीं पर कोई ना कोई शॉर्ट फॉल्स हैं जिनको कवर नहीं किया जा रहा। तो फ्रेमवर्क की सख्त ज़रूरत है। आपकी बात से मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो प्लानिंग मिसिंग होती है तो प्लानिंग को हमेशा उसको दुरुस्त किया जाता है, फ्यूचर में ऐसा ना हो। और आपने कहा कि बजट आने वाला है तो ख़ास करके इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम अपने फ्रेमवर्क्स को दुरुस्त रखें। अतीक साहब, एक हमें अरसे से नज़र आया इशू के एडहॉक बेसिस पे हमारे यहाँ तैनातियाँ होती हैं, फिर हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म की एक कमी है, वी डो नॉट हायर द प्रोफेशनल्स। ये जो सारा एक अभी हम देख रहे हैं कि गंदम वाली सिचुएशन है, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट के साथ शुरू हुआ। अब डेफिनेटली इंटरिम गवर्नमेंट के अपने महदूद मामलात होते हैं, महदूद इशूज़ होते हैं जिनको कैटर करते हैं, बट नाउ वी हैव अ सेटल्ड गवर्नमेंट। डू यू थिंक के बेहतर कुछ किया जा सकता था या इसमें अभी भी कुछ गुंजाइश है कि ये जो क्राइसिस है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक जाने पंजाब में स्पेशली रोटी को सस्ता करने की बात हो रही है क्योंकि डेफिनेटली गंदम की प्राइसेस नीचे हैं, दूसरी जाने किसान वहाँ पे गिला करते नज़र आ रहे हैं और वो भी राइटली सो के उनको ये कहा गया था कि आपकी गंदम अच्छे दामों बिकेगी। व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो सकता है, इसमें क्या गुंजाइश है? देखिए, अब बेहतर सूरत हाल यही है कि जो किसानों का लॉस है उसको कॉम्पनसेट किया जाए। लॉसेस तो हमेशा कॉम्पनसेट होते ही हैं, और कहीं ना कहीं से वो रास्ता इख्तियार किया जाए कि उसकी कॉम्पनसेशन पूरी कर दी जाए। देखिए, बात सारी यही है कि मुल्क बहुत बड़ा फूड इन्फ्लेशन का शिकार रहा है और अभी भी फूड इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी पे। इसमें एक चीज़ हो सकती है कि गंदम को और आटे को सस्ता कर दिया जाए, रोटी को मज़ीद सस्ता कर दिया जाए, और लोगों को कुछ दिन तक ये गंदम का जो सेगमेंट आया है हमारे पास, इससे क्या है कि किसानों का जो भी लॉस है, मैंने कहा कि इसको कॉम्पनसेट कर दें, तो साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी कवर कर सकते हैं और हम फूड इन्फ्लेशन को कवर करें। अगर रोटी सस्ती कर दें तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा डेट्रीमेंटल प्रॉब्लम है। और आप और हम इस पर काफ़ी बातें करते रहे कि हमारे जो एनर्जी के टैरिफ हैं वो किसी तरह कम होकर नहीं दे रहे। साथ ही हम गैस के प्राइसेस भी और उसकी लॉस पे भी घूम रहे फिर रहे, परेशान हो रहे हैं। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब हो रही है वहाँ हमारा हाउस होल्ड भी डिस्टर्ब हो रहा है, बेइंतहा डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो रही है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे पेट्रोल के प्राइसेस भी अप एंड डाउन होते चले जा रहे हैं, और इसका ये पूरा बोझ है जो एक आम आदमी पे आएगा। अगर आप उसको खाना पीना सस्ता कर दें, रोटी सस्ती कर दें, अनाज सस्ता कर दें, जो कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड दिस इज अ प्रिविलेज नाउ। इसको एक प्रिविलेज में ले लें कि भाई ठीक है, इस तरह का एक प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को किसी तरह एक प्लानिंग करके, एक फ्रेमवर्क पे ला करके इस तरह कर दिया कि लोगों को अब रोटी सस्ती मिल जाए। तो वो रोटी सस्ती मिलेगी तो काफ़ी हद तक अपने गम भूल जाएंगे, अपनी परेशानियों को कम कर लेंगे कि कम से कम खाना पीना वक्त पे कर सकेंगे। फूड इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट इशू राइट नाउ हमारे पास। देखिए, दुनिया में 2 इन्फ्लेशन जोर पे होते हैं और हमारा भी इन्फ्लेशन बहुत जोर पर है, और उसमें एक जनरल इन्फ्लेशन है, दूसरा फूड इन्फ्लेशन है। मैं बात ज़्यादातर फूड इन्फ्लेशन करूंगी, लेकिन अभी कुदरत ने एक मौका दे दिया ऐसा, गलती किसी की भी हो, लेकिन इस गलती से इसको एक अच्छे जानिब भी लेके जा सकते हैं। इसका अच्छा रुख हो सकता है कि लोगों को गंदम, आटा और रोटी सस्ती मिल जाए, तो वो काफ़ी हद तक अपनी परेशानी को भूल जाए। क्योंकि देखिए, बात सारी क्या है कि हम देखें कि
जो वक्त के साथ साथ हम चले तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन ने ऐसा बुरा पुश किया है कि एक मिडिल क्लास जिसको सेफ गार्ड किया गया हमारे रीजन में, लेकिन हमारे यहाँ उसको जो है काफ़ी नेग्लेक्ट किया गया, Expose उसकी हो गया वजह वो से वो सारी मिडिल क्लास जो है वो एक बिलो पॉवर्टी लेवल जा चुकी है। खाना एक वक्त खाया तो दूसरे वक्त का पता नहीं कि क्या करना है, लेकिन सफ़ेद पोश है तो शायद भूख में भी गुजारा कर लेते। तो एक मौका मिला है कि वो कम अज़ कम उस बात से तो बेफिक्र हो जाए कि कम अज़ कम चंद महीनों तक मुझे रोटी सस्ती मिलेगी और मैं पेट भर के खाना खा सकूँगा। अजीज साहब, एक चीज़ और, टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, पिछले दिनों स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया। इट वाज क्वाइट एंटिसिपेटेड कि शायद इस बार स्टेट बैंक इसमें कोई कट कर सकता है, एंड वी सॉ कि स्टॉक मार्केट ने जिस अंदाज से एक रैली शो किया और जैसे वो एक 22% को मेंटेन करने की जब बात आई तो स्टॉक मार्केट में भी हमने देखा कि एक ठहराव आया। डू यू थिंक इस वक्त पाकिस्तान की मीशत के लिए एक बड़ा चैलेंज ये 22% का मॉनेटरी पॉलिसी रेट है? ये अगर डिस्काउंट रेट में कुछ कमी आ जाए, आपके सेक्टर्स परफॉर्म करने शुरू हो जाएं, आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैं, दीगर सेक्टर्स हैं, वो उस वक्त काम नहीं कर पा रहे, फाल नहीं हो पा रहे। देखिए, इन्फ्लेशन को और मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को हमेशा कंपेयर किया गया और कहा कि ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी बढ़ दिए जाते हैं, कहते हैं जिसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमिकली स्पीकिंग मैं अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को जब देखता हूँ तो मेरा कोई लिंक नहीं मिलता इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के साथ। ये हमेशा मैंने निगेट किया, आपने देखा होगा मेरे प्रोग्रेस। अब अगर इसको सस्टेन ही करना था तो आप देखिए सस्टेंशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक्सेस टू फाइनेंस का तो चल ही रहा है। ये तो एक आम बात है कि एक्सेस टू फाइनेंस बहुत मुश्किल है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बहुत बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखिए, आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे आपने माजी में स्पेंडिंग नहीं की है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा हमसे गलती हुई है। अब अगर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग नहीं की है तो इसका मतलब है हमने हेल्थ सर्विसेज को थोड़ा सा कमज़ोर लिया है, एजुकेशन को बढ़ाने में कुछ बढ़ावा नहीं दिखाया, कमी की है, और साथ ही साथ सैनिटेशन और क्लीन वाटर को भी हमने उस पर ध्यान नहीं बिल्कुल दिया। ठीक। ये सारे प्रॉब्लम जब एक्यूमुलेट हुए तो हम देखते हैं कि ये सारे के सारे इस पे चले गए कि किसी तरह से बोरोइंग फंड्स के जरिए ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, इसकी स्पेंडिंग को किया जाए। अब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को आप बोरोड मनी से बढ़ाना चाहते हो, बोरोड को आप इन टर्म्स में लेना चाहते हैं जिस टर्म्स पे आपने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया जो सस्टेन हुआ इस बार भी, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये फीजिबल है, क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग हो सकती है? माजी में जो गलती हुई है हमसे, हमने स्पेंडिंग नहीं की ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, तो क्या हम मुस्तकबिल में समझ सकते हैं कि इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। हम बल्कि और पीछे चले जाएंगे और नेगलेक्ट होगा ये सेक्टर। अगर ये सेक्टर नेगलेक्ट होगा तो आप मुझे बताएं, 3 बसें बदल कर काम पे जाने वाला एक इंसान या 3 बसें बदल कर पढ़ाई पे जाने वाला एक बच्चा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वो थका हुआ बच्चा या वो थका हुआ इंसान एक अच्छी आउटपुट दे सकेगा? क्या वो एक अच्छी पढ़ाई कर सकेगा? तो ये सारी चीजें जिन पर कंसीडरेशन देना बहुत जरूरी है। एक चीज़ तो है कि इस बार वज़ीर आज़म जब कराची आया, बिजनेस कमेटी से मुलाकात की, बिजनेस कमेटी का अगर ये कहा है कि 1 पॉइंट एजेंडा अगर कोई था तो वो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स के ऊपर था। पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने एक ज़बान होकर ये बात कही, फाइनेंस मिनिस्टर से भी ये बात कही, वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश की कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट को कट होना चाहिए, चाहे कुछ ही हो, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि इकॉनमी अब हम वो स्टेबिलिटी के फेज़ में आ चुके हैं, ये कम से कम एक मैसेज ज़रूर जाएगा। नहीं हुआ। यू वर सरप्राइज टू सी कि ये मेंटेन किया गया, ये ठीक है, यही एक्सपेक्टेड था और यही होना चाहिए था। इस पे और क्या कह सकते हैं? हमेशा आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट जाती रही वहाँ पर कि आपको इनको बेसिस पॉइंट्स को, इंटरेस्ट रेट को कम करना है। अब अगर हम इस पे बात करें तो देखें कि वो बात नहीं सुनी गई और ये एक शॉक था कि इस बार भी इसको सस्टेन किया गया। इट इज़ अ शॉक फॉर द होल बिजनेस कम्युनिटी। आप देखिए ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारा का सारा एक अजीब डिलेमा में फंसा हुआ है कि आप जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो तो आप ज्यादा पैसे देते हो। बिल्कुल ठीक। आपको तो इस साल ये बात की गई थी कि 2024 में आप जो 98% का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो, आप कम से कम 30-40% रॉ मटेरियल अपनियां बनाने लगो। क्या अपनी रॉ मटेरियल कैसे बनाओगे जब आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट उस इंटरेस्ट रेट पे, उन पैसों के जरिए या बैंक से बोरो करके उसको खरीदा जा रहा है? जो बिजनेस की टेक्निक्स हैं तो उसमें वो एप्लीकेशंस अगर आ गई, उस इंटरेस्ट रेट का क्वांटम आ गया, उसका ह्यूज लेवल आ गया आई मस्ट से,
तो क्या है, आप किस तरह से प्रोडक्शन की वो कॉस्ट दे सकते हैं जिसमें आप कहते हैं कि एक हेल्दी कंज्यूमर बिहेवियर है, एक इंसान को एक सस्ता माल मिल रहा है, या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम एक्सपोर्ट में कंपटीशन में गए हुए हैं, हम उस एक्सपोर्ट्स की कंपटीशन या उन ऑर्डर्स को कैसे मीट कर सकते हैं जब वो वाली कॉस्ट, एक तरफ हमारी एनर्जी कॉस्ट, एक तरफ गैस नहीं है, बिल्कुल। एक तरफ हमारी लॉजिस्टिक महंगी से महंगी होती चली जा रही है। 28,000 में 10 साल पहले भेजने वाला कंटेनर आज 2 लाख में जा रहा है लाहौर। तो जब ये शिपिंग अपने तरीके पे महंगी हो गई, आपको पता है, बिकॉज ऑफ दो ग्लोबल सप्लाई चेन जी हाँ, सप्लाई चेन इतनी डिफिकल्ट हो गई, तो अब इस सर्कमस्टांसेस में रह के अगर आपको इंटरेस्ट रेट का रिलीफ भी ना मिले, एक्सेस टू फाइनेंस का रिलीफ ना मिले, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का रिलीफ ना मिले, तो आप कैसे एक बिजनेस को सर्वाइवल पे लेके जा सकते हैं? आई थिंक साहब नाउ कमिंग टुवर्ड्स बजट, अब सब बजट तैयार हो रहा है, हर साल तजावीज़ जाती हैं, इस बार भी बजट बन रहा है, लेकिन शायद गवर्नमेंट के एक अगर स्पेक्ट्रम से देखें तो ग्लोबल चेंजेस को बहुत ज़्यादा इनकलकेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ग्लोबली इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस क्या हैं, गोल्ड प्राइसेस क्या हैं, देयर मल्टीपल फैक्टर्स। डू यू थिंक कि इस वक्त ग्लोबल जो सिनेरियो पाकिस्तान की फेवर में है और उससे पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी ले सकता है? ले सकता है, और लेने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को काफ़ी दिनों से अट्रैक्ट नहीं हुआ हमारे यहाँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब थोड़ी अट्रैक्ट हो रही है। हमें इस बात को एतराफ़ करना चाहिए कि सऊदी अरब ने इतना सारा इंटरेस्ट लिया और भी मुल्क ले रहे हैं, और चाइना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। देखिए, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मज़ीद अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम वो तमाम नॉर्म्स अगर पूरे करें, वो तमाम चीज़ें जो एक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं, वो अगर तमाम चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाकर उन पर एप्लीकेशंस लेकर आएँ जिस पे काम हो रहा है, ये हम एडमिट करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो ये कि हम एक ऐसी सिचुएशन में भी है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा एक ड्रॉबैक है, और वो है हमारा अनमैनेजेबल पब्लिक डेट। हमारा डेट दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम कर्ज लेकर कर्ज उतारने पे ही लगे रहेंगे, कर्ज लेकर सूद उतारने पे लगे रहेंगे, तो हम रेवेन्यू कब करेंगे? IMF से अगर हम पैसे ले रहे हैं तो हमने कभी ऐसा सोचा कि हमने कभी उससे कोई रेवेन्यू जनरेट किया या क्या किया? या हमने IMF से पैसा लेकर वही किया जो कर्ज उतारने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी आपको आने वाले दिनों में, अभी आपने कर्ज उतारा है, इसमें हम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कर्ज उतारने में देर की हो, या कर्ज देने में देर की हो, या सूद देने में। अभी भी हमने अपना कर्ज उतारा। अभी देखिए ना, यूरो बॉन्ड्स है, उसकी भी एप्लीकेशन इतने अच्छे से, हालांकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे उतने ज़्यादा कि हम उनको यूज़ करते, लेकिन किया। एक मुल्क की साख है जिसको बचाया, इसको एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, हैविंग सेड कि हम अपना लोन, अपनी बोरिंग, अपनी लैंडिंग्स के पैसे जो हैं वो वक्त पे उतार देते हैं, उसकी किस्तें पूरी कर, लेकिन क्या सिर्फ IMF से हम एक ही फ़ायदा उठाएंगे कि हमारे थोड़े से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कुछ दिनों के लिए लिक्विडेट हो जाएं? एक, और नंबर 2, हमारे जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल लैंडर्स हैं वो हमारे साथ कॉन्फिडेंस में आके हमें मजीद कर्ज देते रहे। ये तो बात एक्चुअली द शिप इज गोइंग नोवेयर ना, द शिप इज गोइंग नोवेयर। हम उसी तरफ घूमते जा रहे हैं, उसी रेडियस में चल रहे हैं, हम कहीं आगे तो नहीं बढ़े। व्हाट आई अंडरस्टैंड, समथिंग इज मिसिंग एंड दैट इज द प्लानिंग, दैट इज द टारगेट, दैट इज द फ्रेमवर्क। कौन इस पे काम करने प्लानिंग जो इकोनॉमिस्ट काम कर रहे हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है यही बात की कि सर जोड़ के बैठें, और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको साइड पे रख दें, और सबको अपने मुल्क की बेनिफिट, अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए सोचें। इकोनॉमी शुड बी द प्रायोरिटी, यू सी। It is not because it is my subject. I understand. मैं मुझे पता है आप पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू नहीं करते हैं, लेकिन I'm sorry, मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा। इस वक्त आपको इकोनॉमी कितनी प्रायोरिटी पे नज़र आ रही है और पॉलिटिक्स कितनी प्रायोरिटी पे नज़र आ रही है? Yes, वेरी गुड क्वेश्चन। इकोनॉमी पे काम हो रहा है, पीपल गेटिंग सीरियस नाउ अबाउट द इकोनॉमी। हम देख रहे हैं मैरी टाइम में भी हमने देखा है कि एक अच्छी एक्टिविटी सामने आई है, और उस एक्टिविटी को देखते हुए काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है, बिकॉज कराची शहर जिसके हम सब वासी हैं, 2 पोर्ट का सिटी है, और दुनिया में बहुत कम शहर ऐसे होते हैं जिसके पास 2 पोर्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 पोर्ट है, और हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में काफ़ी जो लोग काम करने वाले हैं और जो इसके पीछे बड़े हैं, इस पर काफ़ी काम हो रहा है। तो मैरीटाइम पे भी काम हो रहा है और दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी काम हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में काम है, तो कभी कभी हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत बुलंद बाला सतहों पे चली जाती है। ये इंडिकेशन होती है कि कुछ ना कुछ ठीक हो रहा है, और जब कुछ ठीक हो रहा है तो इसका मतलब मुकम्मल ठीक होना चाहिए। मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर प्लानिंग से हम चलते रहें तो ये कॉन्टीन्यूसली ठीक रहेगा। अगर हम अपने टारगेट्स बना लें, जैसे $60 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट का टारगेट बनाया, उस टारगेट को हमें मीट करना है,
اس کی پلاننگ کرنی ہے, وہ کیسے میٹ کرنا ہے, اس کے ہر طریقہ اپنانا ہے, تو ہم وہ میٹ کر سکتے ہیں. ہم میڈ ان پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں, ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کو فروغ دے سکتے یہ ہیں. بات ٹھیک ہے, اٹ ساؤنڈز ریئلی گڈ, لیکن پھر آپ نے کہا نا کہ پلاننگ کی ضرورت ہے, فریم ورک کی ضرورت ہے. اس وقت بھی گورنمنٹ میں آئی تھنک وہی لوگ ہیں جو ماضی میں رہے ہیں, دے نو کہ کہاں پہ کون سی چیز مسنگ ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کیا آپ کی ناقص رائے میں کون سی ایسی چیز ہیں, 2 یا 3 چیزیں جو گورنمنٹ اس وقت بھی کر سکتی ہے اور اس سے ہمیں اپنی اکانومی میں ڈراسٹک چینجز نظر آئیں گے؟ دیکھیں, ہمیں اپنے ٹیکس ریفارمز کو صحیح کرنا ہوگا. ٹیکس ریفارم کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے, اور آنے والے بجٹ میں کچھ اس طرح کے ریفارم آنے چاہیے کہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے انڈائریکٹ ٹیکسز سے کم کرتے چلے جائیں. ابھی 82% ہمارے انڈائریکٹ ٹیکس جو ہر آدمی کو پے کرنا پڑ رہا ہے, اور الجھا ہوا ہے اس میں ایک کامن آدمی, ایک چھوٹا آدمی, ایک چھوٹا تاجر, جو یا کوئی بھی ایک چھوٹی میگنیچیوڈ کا آدمی, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سمپلی بہت زیادہ اس کے پریشر میں ہے, اور وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا. دیکھیں, موچی بھی پے کر رہا ہے, حجام بھی پے کر رہا ہے, سب پے کر رہے ہیں ڈائریکٹ, اینڈ ایکول پروپورشن میں پے کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ڈائریکٹ ٹیکس پہ اگر جاتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ, تو اس پہ جو ہمارے ٹیکونس ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تھوڑا سا پارٹیسپیشن ان کا بڑھا دیا جائے. اگر ان کا پھر میں ریلیف کی بات کروں گا, میں نے روٹی کی ریلیف کی بات کری, میں کہوں گا ٹیکس میں تھوڑا سا ریلیف مل جائے تو یہ سائی آف ریلیف ہے, یہ آگے بڑھ سکے گا. ہماری ایک اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکسز بڑھا دو, دیٹ از the easy thing. This is not going to take our economy anywhere. This is not workable. دیکھیے نا, سیلریڈ کلاس سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے ہمارا, اور آپ دیکھیں جیسے جیسے اس کی سیلری بڑھتی جاتی ہے, وہ محنت کر کے اپنے گرو کرتا ہے, تو وہاں اس کو کیا the figure looks lucrative, but وہ ٹیکسز میں چلا جاتا ہے, تو بس وہ سارا ٹیکسز میں چلا جاتا ہے. اس میں تھوڑا ریلیف دینا چاہیے. عتیق صاحب, ایک چیز اور لاسٹ میں چاہوں گا, اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ پیٹرولیم پرائسز کی بہت بات ہو رہی ہے, اسپیکولیشن بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے. انفیکٹ کبھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اس بار پیٹرول 20 روپے بڑھ جائے گا, کبھی کوئی خبر دیتا ہے کہ پیٹرول 350 روپے کا ہو جائے گا, پھر سڈنلی ہم دیکھتے ہیں گلوبل مارکیٹ میں پیٹرول شاید نیچے ہے, تو وی آر ہیونگ اے گڈ ٹائم, ناٹ اے گڈ ٹائم ان فیکٹ. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پیٹرولیم پرائسز کو لے کے, اینڈ گورنمنٹ کا کیا اس میں کوئی روڈ میپ نظر آتا ہے؟ کیونکہ آئی ایم سوری, شاید اس میں کچھ لوگ پولیٹیکل اینگلنگ کریں گے, لیکن اٹس ٹرو کہ ایک وقت میں 100 اور 125 روپے کا جب پیٹرول ہوتا تھا ہمیں بہت مہنگا لگتا, اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے. آج 300 روپے پیٹرول ہے, somehow we are forced to go for it. یہ کیسے سیٹل ہوگا؟ دیکھیں, پیٹرولیم پرائسز میں جو آپ کے پاس لیوی ہے نا, پیٹرولیم کا لیوی, ہمیشہ میں نے سجیسٹ کیا کہ اس کو آپ ویو آف کر دیں, تھوڑا سا ریلیف آ جائے گا, پیٹرول کے پرائس نیچے آ جائیں گے. لاجسٹک سپورٹ سروس آپ کی سے ملی جلی جو آپ کی سپلائی چین کا انفلیشن پہ بہت بڑا فرق ہے. بہت, دیکھیے نا, فارم ٹو مارکیٹ, پھر وہی بات آتی ہے پروڈکشن ٹو مارکیٹ. آپ دیکھیں یہ کتنا ایکسپینسو ہے. اگر یہ ایکسپینسو ہے تو اس کا مطلب ہے انفلیشن کہیں نہیں گھٹ رہا, انفلیشن بڑھ رہا ہے. آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایڈ ہو جاتی ہے پیٹرولیم کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے, تو آپ کا آلو, پیاز, چینی, دال, ایوری تھنگ, سیب, کیلا سب مہنگا ہوتا ہے. تو جب فروٹ بھی مہنگا ہے, ویجیٹیبل بھی مہنگا ہے, آپ کی گروسری بھی مہنگی ہے, سستا کیا ہے؟ سستا ہو نہیں سکتا سر جب تک آپ کے پیٹرولیم کے پرائسز نیچے نہیں آئیں گے. اور دنیا میں جو افیکٹ آ رہا ہے پیٹرولیم کی پرائسز ڈاؤن ورڈ کا, اس کا افیکٹ یہاں پر آنا چاہیے. اور میں نے ہمیشہ سجیسٹ کیا کہ فردر کوئی ٹیکسز نہیں لگاؤ, اور فردر اس کو گرو نہیں کرنا. ہم پچھلے دنوں ڈر رہے تھے پہ کچھ اور ٹیکسز بھی لگنے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم ڈر رہے تھے کہ کچھ ٹیکسز کی بات ہو رہی تھی, اب ان کا کیا ذکر کرنا, لیکن وہ نہیں ہوئے الحمدللہ. تو بات ساری یہی ہے کہ ایک ہی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ایک اچھا کمپنسیشن ہے, اگر اس پر عمل کر لیا جائے. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیٹرول کو سستا کیا جائے. ایک چیز اور, میں سوری آپ کا وقت لے رہا ہوں, امپورٹ بل میں ہمارا فیول امپورٹ کا ایک بڑا کوانٹم ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ جو سولر کی پرائسز ہیں وہ آل ٹائم لو ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اس وقت پاکستانی پاپولیشن کو سولر کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے, ہم سولر اتنی تعداد میں لگا سکتے ہیں, اینڈ ان لانگر ٹرم ہم اپنے اس انویسٹمنٹ سے, جو کہ ایک انڈیویجول انویسٹمنٹ ہے, اس سے ہم ہمارے ملک کے لیے کافی کچھ سیو کر سکتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے وائبل آپشن؟ گورنمنٹ کو اس لائن کے اوپر بھی سوچنا چاہیے. بہت زیادہ انسینٹیوز دینے چاہیے, ہر گھر پہ سولر ہو, ہر فیکٹری پہ سولر ہو, ہر چھت پہ سولر ہو. دیکھیے اللہ پاک کی رحمتوں سے 8-9 مہینے چمکتا ہوا سورج ہوتا ہے یہاں پہ, یہ نعمت آپ کو ہے. اگر آپ اس رینیویبل انرجی کی اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو پھر کسی کا کچھ نہیں. تو ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے انرجی ٹیررز بڑے میں اور بڑے ڈیٹریمنٹل ہیں, اور ان کا بڑا افیکٹ آیا ہوا پوری اکانومی میں, ہاؤس ہولڈ پہ, یہ تھوڑا ریڈیوس ہو سکتا ہے اگر ہم
جو رینیوبل انرجی کے فیکٹرز ہیں جس میں ونڈ بھی ہے اور سولر بھی ہے، اگر اس پر بہت زیادہ دیا جائے، میں نے ہمیشہ ایک چیز سجیسٹ کی ہے اور ریکویسٹ بھی کی ہے کہ بینک جو ہے نا وہ ایزی ٹرمز کے لون فائنینسنگ Yes. وغیرہ اس پہ فلوٹ کرے، اور اتنا فلوٹ کرے کہ مجھ جیسا ہر آدمی جا کر جو ہے نا کہے کہ نہیں یار میں نے فل فلیش سولر پہ بھی آنا ہے اور اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے اپنی بجلی کے ساتھ، تاکہ میری I think that would be a great ہمیشہ آپ نے incentive بھی اس اور پہ بات کی یہ ہے لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا فائدہ مند عمل ہوگا، اور پاکستان کی اکانومی کے لانگ رن میں بہت بڑا ایک اسٹیپ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری امپورٹ بل کا جو سب سے بڑا جو چیک ہے وہ ہم نے دینا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹ کے لیے، اور اگر یہی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر ہو سکتا ہے اگر ہمارے پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو تو سولر پلیٹ فار اے ہاؤس میرے خیال سے پاکستان کی اکانومی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا۔ عتیق صاحب آپ اسٹوڈیوز میں آپ کو تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔